दुनिया में जितने भी बड़े एम्पायर्स बने उनका एक कॉमन पैटर्न था। स्टार्टिंग एक छोटी जगह से होती है, फिर धीरे धीरे एक्सपेंशन होता है। पर क्या आप जानते हैं कि भारत में भी ऐसा ही हुआ? 7th सेंचुरी के बाद नए किंग्स आए, नए किंगडम्स बने और पुराने एम्पायर्स धीरे धीरे वीक होने लगे। आज हम समझेंगे कि कैसे नए किंग्स और किंगडम्स का इमर्जेंस हुआ और भारत का पॉलिटिकल मैप बदलने लगा। दीदी, 7th से 12th सेंचुरी के बीच नई नई डायनेस्टीज कैसे बनी? पहले तो ये किंगडम्स नहीं थे। बिल्कुल, पहले भारत में बड़े बड़े एम्पायर्स थे, जैसे गुप्ता एम्पायर। बट हुआ क्या कि वो धीरे धीरे कमजोर होते गए। जब कोई बड़ा एम्पायर वीक होता है तो नए किंग्स अपनी पावर बढ़ाने लगते हैं। ये नए किंग्स अपने एरिया में स्ट्रॉन्ग होने लगे और नई डायनेस्टीज बनने लगी। चलो एक बार मैप की मदद से समझते हैं। ये मैप देखो, ये दिखाता है कि 7th से 12th सेंचुरी के बीच भारत में कौन कौन सी डायनेस्टीज पावरफुल थी और उनका रूल कहाँ तक था। ईस्टर्न इंडिया में पाल डायनेस्टी काफी स्ट्रॉन्ग थी। ये बिहार, बंगाल और बांग्लादेश के कई हिस्सों में रूल कर रहे थे। इनकी शुरुआत धर्मपाल और देवपाल जैसे किंग्स ने की थी, जो अपनी आर्मी को पावरफुल बनाने और एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए फेमस थे। अब ये ग्रीन एरिया देखो, ये है गुज्जर प्रतिहार। नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में गुज्जर प्रतिहार डायनेस्टी का रूल था। ये राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई एरियाज में फैला हुआ था। ये लोग अपनी टेरिटरीज को प्रोटेक्ट करने और दूसरे किंगडम से लड़ने के लिए जाने जाते थे। फिर ये देखो ऑरेंज एरिया, ये है राष्ट्रकूट डायनेस्टी। वेस्टर्न और सदर्न इंडिया में राष्ट्रकूट किंग्स रूल कर रहे थे। ये महाराष्ट्र और कर्नाटका के रीजन्स पे कंट्रोल कर चुके थे। इनका कैपिटल मान्यखेता था। ये लोग पावरफुल वॉरियर्स थे और आर्ट और आर्किटेक्चर को भी सपोर्ट करते। फिर सदर्न इंडिया में है चोला डायनेस्टी। साउथ इंडिया में चोला किंग सबसे पावरफुल थे। इनका रूल तमिलनाडु और केरला तक फैला हुआ था। लेकिन इनकी एक खासियत थी, ये सिर्फ लैंड के नहीं बल्कि समुद्री व्यापार यानी मैरीटाइम ट्रेड और नेवी के भी एक्सपर्ट थे। इन्होंने साउथ ईस्ट एशिया तक अपना इन्फ्लुएंस फैला दिया था। फिर है चहमान या चौहान डायनेस्टी। अब ये मेनली राजस्थान और दिल्ली के कुछ रीजन्स पे रूल कर रहे थे। इनके सबसे फेमस किंग पृथ्वीराज चौहान थे, जिन्होंने गजनी की घोरी से लड़ाई की। और ये जो स्ट्रिप्ड एरियाज दिख रहे हैं ना, ये बताते हैं कि इन डायनेस्टीज की बाउंड्रीज फिक्स नहीं थी। किंगडम्स हमेशा एक दूसरे से फाइट करते रहते थे, नई टेरिटरीज पर कब्जा करते रहते थे। कई बार एक डायनेस्टी दूसरी डायनेस्टी से हार कर वीक हो जाती थी और नए किंग्स उस जगह रूल करने लगते थे। मतलब ये सिर्फ लैंड का नहीं, पार का भी गेम था। हाँ, जितना बड़ा किंगडम उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ। इसी वजह से किंगडम्स हमेशा एक्सपैंड होने की कोशिश करते रहते थे। पावर और वेल्थ के लिए ये डायनेस्टीज एक दूसरे से फाइट करती थी और इसी वजह से नए किंगडम्स बनते और गिरते रहते थे। लेकिन दीदी, अगर एक किंग ऑलरेडी रूल कर रहा था तो नए राजा कैसे बने? बहुत अच्छा सवाल है रशीदा। जब एक राजा किसी जगह रूल कर रहा होता था तो उसके नीचे बड़े लैंडलॉर्ड्स और वॉरियर चीफ्स भी होते थे। ये लोग समंत यानी सबऑर्डिनेट रूलर्स कहलाते थे। पहले ये राजा के अंडर काम करते, उनको गिफ्ट्स देते, उनके दरबार यानी कोर्ट में जाते और जरूरत पड़ने पर अपनी सेना भेजकर मिलिट्री सपोर्ट्स भी देते। लेकिन धीरे धीरे इन समंत्स की पावर बढ़ने लगी। इन्होंने भी अपने राजा की तरह अपनी आर्मीज बनानी शुरू कर दी, नए टेरिटरीज पर कंट्रोल करने लगे और फिर राजा बनने का सपना देखना शुरू कर दिया। जब इनकी ताकत और बढ़ गई तो इन्होंने अपने आप को महासमंत या महामंडलेश्वरा कहना शुरू किया। इसका मतलब होता था कि अब ये एक छोटी जगह के नहीं बल्कि बड़े रीजन के लॉर्ड बन चुके हैं। जब इन्हें मौका मिला तो इन्होंने अपने ओवरलॉर्ड्स को हरा दिया और नई डायनेस्टीज एस्टैब्लिश कर ली। जैसे एक बेस्ट एग्जाम्पल है राष्ट्रकूटास। ये लोग पहले कर्नाटका के चालुक्य किंग्स के समंत थे, लेकिन 8th सेंचुरी में डांडी दुर्गा ने अपने ओवरलॉर्ड को हरा दिया और एक स्पेशल रिचुअल परफॉर्म किया जिसे कहते हैं हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ का मतलब होता है गोल्डन वोम रिचुअल। इसमें ब्राह्मण्स एक स्पेशल यज्ञ करते हैं जिसमें जो भी पार्टिसिपेट करता है उसको दोबारा क्षत्रिय के रूप में जन्मा हुआ माना जाता था।
इस तरह अगर कोई किंग जन्म से क्षत्रिय नहीं होता तो भी वो अपने आप को लेजिटिमेट रूलर यानी सही माने जाने वाला राजा बना सकता था। तो दीदी इसका मतलब सिर्फ ये रिचुअल्स करके कोई भी किंग बन सकता था? नहीं नहीं रशीदा, सभी नए किंग रिचुअल्स की मदद से पावर में नहीं आए। कुछ लोग अपनी तलवार के दम पे भी किंग बने, जैसे कदम्ब मयूर शर्मन और गुज्जर प्रतिहार हरिचंद्र। ये दोनों ब्राह्मण फैमिली से थे। ब्राह्मण्स यूजुअली रिलीजियस वर्क करते थे, लेकिन इन दोनों ने अपनी फाइटिंग स्किल्स और मिलिट्री पावर से अपने किंगडम स्टैब्लिश किए। इससे ये समझ में आता है कि नए किंग्स सिर्फ एक तरीके से पावर में नहीं आए, बल्कि उन्होंने अलग अलग स्ट्रैटेजीज यूज की। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात सुनो, ये नए रूलर सिर्फ पॉलिटिकल पावर नहीं बढ़ा रहे थे, बल्कि आर्ट और कल्चर को भी प्रमोट कर रहे थे। जैसे राष्ट्रकूट रूलर्स, इन्होंने एलोरा के केव 15 में एक वॉल रिलीफ यानी पत्थर पर बनी कला को बनवाया, जो विष्णु के नरसिम्हा अवतार को दिखाती है। इसका मतलब ये हुआ कि नए रूलर सिर्फ तलवार चलाने वाले वॉरियर्स नहीं, बल्कि आर्किटेक्चर और कल्चर को भी सपोर्ट करने वाले शासक थे। वाओ! मतलब नए रूलर्स पॉलिटिक्स के साथ साथ कल्चर भी बढ़ाने लगे थे। अच्छा दीदी, इसके अलावा राजा का काम सिर्फ लड़ना और जीतना ही होता था या उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन भी संभालना पड़ता था? देखो रशीदा, जीतने से ज्यादा मुश्किल होता था अपने किंगडम्स को संभालना। इसलिए नए राजा अपने आप को महाराजाधिराज यानी ग्रेट किंग या ओवर लॉर्ड ऑफ किंग्स और त्रिभुवन चक्रवर्ती यानी लॉर्ड ऑफ द थ्री वर्ल्ड्स जैसे पावरफुल टाइटल्स देते थे। लेकिन असल में ये पावर सिर्फ उनकी नहीं होती थी। एक राजा को अपनी पावर समंत यानी सबऑर्डिनेट्स, फार्मर्स, ट्रेडर्स और ब्राह्मण्स के साथ शेयर करनी पड़ती थी। समन्स मिलिट्री सपोर्ट देते थे और अपनी लॉयल्टी दिखाने के लिए गिफ्ट्स भेजते थे। ट्रेडर्स टैक्स देते थे जो इकोनॉमिक सिस्टम को चलाता था। ब्राह्मण्स राजा को रिलीजियस लेजिटिमेसी देते थे, यानी लोगों में उनका रूल धार्मिक रूप से एक्सेप्ट किया जाए। मतलब राजा एक सिस्टम का पार्ट था। एक अकेला आदमी पूरे राज्य को नहीं संभाल सकता था और यही राज्य चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती थी, और ये पैसा आता था लोगों से, यानी पीजेंट्स, कैटल कीपर्स और आर्टिजन्स को अपनी कमाई का एक हिस्सा टैक्स देना पड़ता था। कई बार ये रेंट कहलाता था, जो एक लॉर्ड या किंग क्लेम करता था, क्योंकि उनके हिसाब से जमीन उनकी थी। पीजेंट्स अपनी फसल का एक हिस्सा टैक्स देते थे। ट्रेडर्स व्यापार करने के लिए अलग अलग टैक्सेस देते थे। आर्टिजन्स को कभी कभी फ्री सर्विसेज देनी पड़ती थी, जैसे राजमहल या टेम्पल में काम करके। और ये पैसा जाता कहाँ था? ये जाता था टेम्पल्स, फोर्ट्स और वॉर्स के लिए। राजा ये पैसा अपनी आर्मी और नए कॉन्क्वेस्ट वॉर्स को फंड करने के लिए भी यूज करता था। सोचिए, अगर आज भी घर की छत डलवाने पे टैक्स होता तो लोग क्या करते? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि उस पर कोई टैक्स नहीं है। अब जो चोला रूलर्स थे वो ऐसा ही करते थे। तमिलनाडु के इंस्क्रिप्शंस बताते हैं कि वहाँ 400 से भी ज्यादा अलग अलग टैक्सेस होते थे, जैसे वेती और कदमे। वेती एक ऐसा टैक्स था जो फोर्स्ड लेबर के फॉर्म में लिया जाता था, ना कि कैश फॉर्म में। कदमे लैंड रेवेन्यू टैक्स था, जो जमीन के मालिक या किसान से लिया जाता था। और सिर्फ यही नहीं, घर की थैचिंग यानी छत डलवाना, पाम ट्रीज पे चढ़ने के लिए लैडर यूज करना और फैमिली प्रॉपर्टी इनहेरिट करने तक पे भी टैक्स था। और इसी वजह से नए रूलर्स को टैक्स सिस्टम बहुत ध्यान से संभालना पड़ता था, वरना लोग रिवोल्ट भी कर सकते थे। बट टैक्स कलेक्शन और रेवेन्यू सिस्टम एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप के बिना पॉसिबल नहीं था। राजा के जो टैक्स ऑफिसर्स और रेवेन्यू कलेक्टर्स थे वो रैंडम लोग नहीं होते थे। ये इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज से आते थे और इनकी जॉब हेरिडिटरी होती थी। मतलब
फादर के बाद बेटा वही पोस्ट संभालता था जो पोस्ट उसके फादर की थी। इवन आर्मी भी इसी तरह चलती थी। कई बार राजा के अपने रिश्तेदार इम्पोर्टेंट मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट संभालते थे। इसका मतलब ये हुआ कि एडमिनिस्ट्रेशन एक फैमिली बिजनेस जैसा था। रूलर्स इंश्योर करते थे कि पावर उनके परिवार या ट्रस्टेड लोगों के हाथ में रहे। ऑल्सो राजा अपनी पावर और विक्ट्री को दिखाने के लिए प्रशस्ति लिखवाते थे। ये संस्कृत में लिखी जाती थी और स्कॉलरली ब्राह्मण्स द्वारा लिखी जाती थी। ये हमेशा सच नहीं होती थी, बल्कि ये दिखाती थी कि राजा खुद को कैसा दिखाना चाहते थे, एक ब्रेव वॉरियर की तरह। ब्राह्मण्स को राजा लैंड ग्रांट्स देने के लिए रिवॉर्ड देते थे, जो कॉपर प्लेट्स पर लिखा होता था। एक नोटेबल एग्जाम्पल है कल्हण, जिसने कश्मीर के राजाओं की कहानी लिखी। उसने सिर्फ प्रशस्तियों पर भरोसा नहीं किया, बल्कि इंस्क्रिप्शंस, डॉक्यूमेंट्स, आई विटनेस अकाउंट्स और पुरानी कहानियों का भी यूज़ किया। एक और प्रशस्ति नागभट्ट प्रतिहार राजा की शक्ति बताती है। लिखा गया है कि उसने आंध्र, सिंध, विदर्भा, कलिंगा जैसे राज्यों को हरा दिया। चोला राजाओं के लैंड ग्रांट्स में लिखा होता था कि रेसिपिएंट्स टैक्स कलेक्ट कर सकता है और वेल्स, गार्डन्स, लेक्स और इरिगेशन कैनाल्स बना सकता है। ये सब उस समय के एडमिनिस्ट्रेशन को समझने के लिए भी ज़रूरी है। मतलब नए रूलर्स पॉलिटिक्स के साथ साथ कल्चर भी बढ़ाने लगे थे। हाँ, लेकिन जितनी तेज़ी से नए किंगडम्स उभर रहे थे, उतनी ही तेज़ी से वॉर्स भी बढ़ रहे थे। पर दीदी, ये वॉर सिर्फ ज़मीन के लिए हो रही थी या कोई और भी वजह थी? ये लड़ाई सिर्फ जमीन के लिए नहीं थी, धन, शक्ति और सम्मान के लिए भी थी। एक जगह थी कन्नौज जो इतनी इम्पोर्टेंट थी कि गुर्जर प्रतिहारा, राष्ट्रकूटास और पाल राजवंश इस पर सदियों तक कब्जा करने के लिए लड़ते रहे, और इस वॉर को हिस्टोरियंस ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल कहते हैं। सिर्फ एक शहर के लिए इतनी लंबी लड़ाई? हाँ, किंगडम्स के अलावा टेम्पल्स भी इन्वेजन्स का बड़ा टारगेट होते थे। टेम्पल्स में वेल्थ होती थी और एक किंग दूसरे किंग की पावर को वीकेंड करने के लिए उन्हें प्लंडर कर लेता था। प्लंडर मतलब जबरदस्ती चीजें छीन लेना या लूट लेना, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है महमूद ऑफ गजनी। उसने 1000 से 1025 के बीच 17 बार भारत पर इन्वेजन किया और सोमनाथ टेम्पल जैसे वेल्दी टेम्पल्स को लूट कर अपने शहर गजनी को और भी ग्रैंड बना दिया। एक और पावरफुल किंगडम जिसके ऊपर हमने बात की थी, वो है चौहान। इनके राजा पृथ्वीराज चौहान ने 1191 में महमूद गोरी को हरा दिया था, पर अगले ही साल 1192 में वही वॉर हार गए और उनका रूल खत्म हो गया। ओह दीदी, वो चोला डायनेस्टी इतनी पावरफुल कैसे बनी? चोला किंगडम की स्टार्टिंग कावेरी डेल्टा से हुई, जो पहले मुत्तरैयर के कंट्रोल में था। ये लोग पल्लव राजाओं के सबऑर्डिनेट्स थे, पर 9th सेंचुरी के मिड में विजय चोला ने मुत्तरैयर को हरा दिया, तंजावुर शहर बसाया और देवी निशुम्भसुदिनी का मंदिर बनवाया। इसके बाद चोला एम्पायर धीरे धीरे और बढ़ने लगा। उनके डिसेंडेंट्स ने पांड्या और पल्लव किंगडम्स पर विक्ट्री प्राप्त की और चोला एक पावरफुल एम्पायर बन गया। सबसे ग्रेटेस्ट चोला राजा राजा 1 माने जाते हैं। इन्होंने साउथ इंडिया पर अपना कंट्रोल स्ट्रॉन्ग किया और एडमिनिस्ट्रेशन इम्प्रूव किया। उनके सन राजेंद्र 1 और भी आगे बढ़े। उन्होंने गंगा वैली, श्रीलंका और साउथ ईस्ट एशिया तक अपनी आर्मी भेजी और स्ट्रॉन्ग नेवी भी तैयार की। चोला अब सिर्फ लैंड पर ही नहीं, बल्कि मैरीटाइम ट्रेड और वॉरफेयर में भी इन्फ्लुएंशियल हो गए। दीदी, चोला किंग सिर्फ बैटल्स जीतने में ही एक्सपर्ट थे या कुछ और भी स्पेशल था? चोला किंग्स ने सिर्फ वॉर्स नहीं जीती, बल्कि अपने किंगडम को अच्छे तरीके से चलाया, जिससे ये प्रॉस्पेरस और पावरफुल बना। चोला किंगडम की बेस विलेज सिस्टम थी।
इन्हें उर कहा जाता था। जैसे जैसे फार्मिंग और इरिगेशन डेवलप हुई, ये विलेजेस और प्रॉस्पेरस होते गए। जब कई विलेजेस मिलकर एक बड़ी यूनिट बनाते थे तो उसे नाडु कहा जाता था। नाडु सिर्फ एक ज्योग्राफिकल यूनिट नहीं थी, बल्कि ऑर्गेनाइज्ड गवर्नेंस का एक इम्पोर्टेंट पार्ट था। यहाँ लॉज और टैक्सेस का ध्यान रखा जाता था। चोला गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स नाडुस की मॉनिटरिंग करते थे ताकि किंगडम सही तरीके से चले। चोला रूलर्स की एक और इम्पोर्टेंट बात थी ब्रह्मदेय, यानी वो लैंड जो ब्राह्मण्स को डोनेशन में दी जाती थी। ये डोनेशन सिर्फ रिलीजियस पर्पस के लिए नहीं होता था, बल्कि इसका पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव इम्पोर्टेंस भी था। ब्राह्मण्स ने कावेरी वैली में नए विलेजेस बसाए जो एजुकेशन और रिलीजन का सेंटर बने। ये विलेजेस एक सभा के थ्रू चलाए जाते थे जो फार्मिंग, टेम्पल्स और मैनेजमेंट का ध्यान रखती थी। ये सभा अपनी डिसीजंस टेम्पल्स की वॉल पर लिखवा देती थी, जो आज भी हमें चोला रूल की सिस्टम के बारे में बताती है। जैसे ये ब्राह्मण सेटलमेंट्स एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम का पार्ट थी, वैसे ही टेम्पल्स भी चोला एम्पायर की इकोनॉमी का एक इम्पोर्टेंट सेंटर बने। टेम्पल्स के पास लैंड होती थी जिसका प्रोड्यूस टेम्पल से जुड़े लोगों के लाइवलीहुड के लिए यूज होता था। ये लोग क्राफ्ट्समैन, गार्लैंड मेकर्स और अदर वर्कर्स होते थे जो टेम्पल्स के आसपास बसने लगे। इस वजह से टेम्पल एक इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल सेंटर बन गया। चोला किंग ने अपनी पावर और कल्चर दिखाने के लिए ग्रैंड टेम्पल्स बनवाए। राजा और राजेंद्र ने थांजवुर और गंगाई कोंडा चोलापुरम जैसे मैग्निफिसेंट टेम्पल्स बनाए, जो सिर्फ प्लेस ऑफ वर्शिप नहीं बल्कि आर्ट और आर्किटेक्चर के ग्रोथ का सिंबल भी थे। इन टेम्पल्स में आर्टिस्ट की स्किल दिखाई देती थी, जो सिर्फ वॉल्स पर स्कल्पचर्स नहीं बनाते थे बल्कि वुड और ब्रॉन्ज के स्टैचूज भी बनाते थे। चोला पीरियड की ब्रॉन्ज स्टैचूज आज भी वर्ल्ड वाइड फेमस है। लेकिन ये सारी प्रोस्पेरिटी तभी पॉसिबल थी जब फार्मिंग डेवलप होती। चोला किंगडम में कावेरी रिवर का स्पेशल रोल था। ये रिवर अपनी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती थी जो लैंड को फर्टाइल बनाती थी, और इस तरह से राइस फार्मिंग ग्रो हुई। और राइस उस समय का मेन फूड क्रॉप था। लेकिन सिर्फ रिवर होने से फार्मिंग नहीं होती थी। जंगल क्लियर करना पड़ता था, लैंड लेवल करानी पड़ती थी, डैम्स और कैनाल्स बनवाने पड़ते थे। ये सब एफर्ट्स चोला पीरियड में किए गए, जिससे इरिगेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग बना। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि कई जगह एक साल में 2 बार क्रॉप उगा सकते थे। अब जब फार्मिंग इम्प्रूव हुई तो नए लैंड्स डिविजन्स बने। चोला इंस्क्रिप्शंस में अलग अलग टाइप की लैंड का भी मेंशन है, जैसे वेलनवगई जो कि जनरल फार्मर्स की लैंड थी, ब्रह्मदेव लैंड जो ब्राह्मण्स को दी जाती थी, शालभोग स्कूल के एक्सपेंसेस के लिए लैंड, देवदन टेम्पल्स के लिए लैंड, पलिचंदम जैन मोनेस्ट्रीज के लिए लैंड। ये लैंड डिवीजन सिर्फ फार्मिंग या डोनेशन के लिए नहीं था, बल्कि चोला एडमिनिस्ट्रेशन को और ऑर्गेनाइज्ड बनाता था। किंगडम के ऑफिशियल्स और लोकल अथॉरिटीज इन लैंड एरियाज का ध्यान रखते थे, जिससे टैक्स कलेक्शन और सिस्टम बेहतर होता था। लेकिन चोला किंगडम सिर्फ पैलेसेस और टेम्पल्स तक लिमिटेड नहीं था। यहाँ ऑर्डिनरी लोगों की भी अपनी एक अलग दुनिया थी। पेरिया पुराणम 12th सेंचुरी तमिल बुक से पता चलता है कि पुलैया कम्युनिटी, जो लोअर कास्ट का एक पार्ट माना जाता था, फार्मिंग और अदर लेबर वर्क में बिजी रहते थे। इनके विलेजेस स्मॉल हट्स से भरे होते थे, जिसमें बच्चों की हंसी, रूस्टर्स की आवाज और औरतों के गीत सुनाई देते थे। इससे ये क्लियर होता है कि चोला किंगडम सिर्फ एक पॉलिटिकल पावर नहीं, बल्कि एक डेवलप्ड सोसाइटी और सिविलाइजेशन का बेस्ट एग्जाम्पल था, जो स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस, प्रॉस्परस इकोनॉमी, ग्रेट आर्ट और वेल ऑर्गेनाइज्ड सोशल लाइफ का एक परफेक्ट मॉडल था। तो अब आप समझ गए कि नए राजा कैसे बनी और किंगडम कैसे एक्सपैंड हुए। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अगर आपको ये समझना है कि इंडिया की हिस्ट्री सिर्फ राजा महाराजाओं की कहानी नहीं, बल्कि 1000 साल के चेंजेस का एक ज़बरदस्त सफ़र है, तो ट्रेसिंग थ्रू 1000 ईयर्स वाली वीडियो ज़रूर देखिए। और अब अगले चैप्टर में देखेंगे कि नए रूलर्स ने अपनी पावर कैसे बनाए रखी और दिल्ली सल्तनत कैसे एक पावरफुल एम्पायर बना। तो अगर दीदी की कहानी पसंद आई तो एक लाइक तो बनता है, और नए एपिसोड्स के लिए सब्सक्राइब भी कर लो, वरना रशीदा और भी सवाल लेकर आ जाएगी। तो इसी के साथ वीडियो यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।